नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं राकेश याग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। दोस्तों, मैं आपको प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में करवा चुका हूँ और प्रतिरक्षा तंत्र में हमने 3 पार्ट किए थे। इस प्रकार से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने देखे होंगे अच्छे से आपने उनको समझे होंगे और मैंने जो आपको बताया था उनका नोट्स भी आपने बनाया होगा और आपको याद भी हो गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर के। और आज हम बात करने वाले हैं मानव स्वास्थ्य का ही एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं आविष। आविष में कुछ टॉपिक हैं जैसे तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, अफीम हो गया, भांग हो गया, चरस हो गया, हीरोइन हो गया, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से हानिकारक होते हैं और इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आप अगर चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इस एक्सीलेंट गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम अच्छा सा टॉपिक करने वाले हैं, दमदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। बस आपका काम है अच्छे से पढ़ना, सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। जो भी आपके पास ग्रुप है उन ग्रुपों में आप शेयर कर दिया करो जिससे कि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। जब ज्यादा व्यू आएंगे तो पढ़ाने का थोड़ा सा इंटरेस्ट भी अलग ही होता है। आपकी जिम्मेवारी है ये सपोर्ट करना। चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक की। और आज हम बात करने वाले हैं आविष एवं मानव स्वास्थ्य। आविष एवं मानव स्वास्थ्य कहने का मतलब जो आविष होता है, आविष का मानव स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आविष एवं मानव स्वास्थ्य, मैं आपको बता दूं मानव स्वास्थ्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी जो स्वास्थ्य विज्ञान है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा आज का? आविष। क्या होगा? आविष होगा। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर ये आविष है क्या? तो यही तो मैं आपको बताने वाला हूं। आविष क्या है समझ लीजिए बाबू ध्यान से। आविष क्या है? यानी ऐसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर में जहरीले पदार्थ के रूप में काम करता है। जहरीले पदार्थ के रूप में काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं? आविष बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है। यानी ऐसा रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में जहरीले पदार्थ का क्या करता है? काम करता है, जहरीले पदार्थ के रूप में काम करता है। कहने का मतलब आविष एक प्रकार का जहर होता है। क्या होता है? एक प्रकार का जहर। लेकिन आविष के कुछ प्रकार हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। अब ये जो आविष होता है ये क्या काम करता है? ये करता क्या है? ये हमारी फिजियोलॉजी बोले तो बाबू क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है शरीर की कार्य प्रणाली, यानी शरीर हमारा जो काम करता है उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी को क्या करता है? प्रभावित करता है। फिजियोलॉजी को क्या करता है? प्रभावित करता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आविष होता है वो हमारे शरीर में क्या प्रभाव उत्पन्न करता है। तो ध्यान रखना, हमारे शरीर की जो फिजियोलॉजी होती है, शरीर की जो कार्य प्रणाली होती है उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। अब बात आती है कि ये जो आविष होते हैं ये किस प्रकृति के होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इनकी जो प्रकृति होती है वो एल्केलाइड प्रकृति होती है। कौन सी प्रकृति होती है? एल्केलाइड प्रकृति होती है। ध्यान रखना, एल्केलाइड प्रकृति। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी दोस्तों कि जो आविष होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? एल्केलाइड प्रकार की प्रकृति होती है। अब ये एल्केलाइड क्या है? एल्केलाइड का मतलब ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन पाया जाए। कार्बन प्लस नाइट्रोजन से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? एल्केलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्केलाइड कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें 2 ही बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो हमारी शरीर की फिजियोलॉजी को खत्म करता है या फिजियोलॉजी को प्रभावित करता है आविष, और ये हमारा किस प्रकृति का होता है? एल्केलाइड प्रकृति का होता है। एल्केलाइड बोले तो बाबू क्या होता है? कार्बन प्लस नाइट्रोजन के बने यौगिक या फिर पदार्थ क्या कहलाते हैं? एल्केलाइड कहलाते हैं। अब आविष कौन कौन से होते हैं?
इनके प्रकार क्या क्या हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आविष का नाम आता है तंबाकू। किसका नाम आता है? तंबाकू का नाम आता है। और तंबाकू क्या है और किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करता है, किस प्रकार से हमारी फिजियोलॉजी को प्रभावित करता है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, बात करते हैं सबसे पहले किसकी? तंबाकू की। आप हेडिंग लगा सकते हो, आविष का पहला टॉपिक, आविष का जो 1 नंबर टॉपिक है उसका नाम है तंबाकू। क्या नाम है? तंबाकू। हम बात करने वाले हैं तंबाकू के बारे में। तंबाकू है क्या? सबसे पहली बात, तंबाकू है क्या दोस्तों? ये एक प्रकार की पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? एक प्रकार की पत्तियां। अब ये पत्तियां किस पौधे से प्राप्त की जाती हैं? तो ध्यान रखना, एक सोलेनेसी कुल का पादप है। सोलेनेसी कुल का पादप, सोलेनेसी कुल का पादप, कुल का पादप जिसका नाम है निकोटिएना, निकोटिएना टेबेकम, निकोटिएना टेबेकम। मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बात बताई है बाबू कि जो सोलेनेसी कुल का जो पादप है उसका नाम है बाबू निकोटिएना टेबेकम। क्या नाम है? निकोटिएना टेबेकम। और इस निकोटिएना टेबेकम की जो पत्तियां हैं, इसकी जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों से ही क्या बनाया जाता है? उन पत्तियों से ही तंबाकू प्राप्त होता है। क्या होता है? तंबाकू की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो बच्चा आपको ये बात समझ में आई होगी कि जो निकोटिएना टेबेकम की जो पत्तियां होती हैं, उन्हीं पत्तियों से हमें किसकी प्राप्ति होती है? तंबाकू की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो तंबाकू है वो किस कुल के पादप से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना, सोलेनेसी कुल। कुल का मतलब परिवार, कहने का मतलब पौधों का परिवार है। जिस प्रकार से ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, उसी प्रकार से सोलेनेसी नाम का एक परिवार है। उस परिवार का पौधा है जिसका नाम है निकोटिएना टेबेकम। और निकोटिएना टेबेकम की जो पत्तियां हैं वहां से हमें क्या प्राप्त होता है? तंबाकू प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तंबाकू प्राप्त होता है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन आपसे 2 पूछ सकता है, तंबाकू किस पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है, या फिर तंबाकू किस परिवार के या फिर किस कुल के पौधे से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना, सोलेनेसी कुल के पादप से ये क्या होता है? प्राप्त होता है। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो तंबाकू होता है इसमें कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो एल्केलाइड होता है उसका नाम होता है निकोटीन। कौन सा? निकोटीन। कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है, कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? निकोटीन एल्केलाइड पाया जाता है। किसके अंदर? इस तंबाकू के अंदर। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंबाकू के अंदर कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो ध्यान रखना बाबू, निकोटीन नाम का पाया जाता है। किसका? निकोटीन नाम का एल्केलाइड पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं तंबाकू के बारे में। तो तंबाकू किस किस के अंदर पाया जाता है? तंबाकू गुटखा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गुटखा। आपने देखा होगा गुटखा, उसके अंदर भी क्या है? तंबाकू पाया जाता है। और जो चबाने वाले जो रासायनिक, चबाने वाले जो नशीले पदार्थ होते हैं, चबाने वाले नशीले पदार्थ, चबाने वाले नशीले पदार्थों में भी क्या पाया जाता है? पदार्थों में भी तंबाकू पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तंबाकू पाया जाता है। वैसे आपने देखा होगा जो चिलम होता है, जो सिगार होता है, जो हुक्का होता है, उसमें भी किसका उपयोग होता है? इसी तंबाकू का उपयोग होता है। लेकिन ध्यान रखना, गुटखा हो गया या फिर जो चबाने वाले जो नशीले पदार्थ होते हैं उनके अंदर, सभी के अंदर क्या पाया जाता है? तंबाकू पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुटखा में क्या पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, गुटखा में तंबाकू भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तंबाकू भी पाया जाता है। इसके साथ साथ संश्लेषित सुगंध भी पाई जाती है। इसके अंदर चूना भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चूना भी पाया जाता है। संश्लेषित सुगंध भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? संश्लेषित सुगंध। आपने देखा होगा कि जो गुटखा होता है, गुटखा, उसमें एक अलग सी बदबू सी आती है, लेकिन उसको बोलते हैं संश्लेषित सुगंध। तो तंबाकू, चूना और संश्लेषित सुगंध से किसका निर्माण होता है? गुटखा का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, गुटखा और चबाने वाले नशीले पदार्थों के अंदर क्या पाया जाता है? तंबाकू पाया जाता है बाबू, ध्यान रखना अच्छे से। अब मैं आपको बता दूं, गुटखा का अधिक सेवन करने से, गुटखा का अधिक सेवन करने से एक रोग होता है,
उस रोग का नाम आपको ध्यान रखना है। गुटखा का अगर आप अधिक सेवन करते हो या फिर आप तंबाकू का अधिक सेवन करते हो, एक ही बात है गुटखा या फिर तंबाकू। क्यों? क्योंकि गुटखे के अंदर ही क्या पाई जाती है? तंबाकू पाई जाती है। तो अगर आप गुटखा या तंबाकू का अधिक सेवन करते हो, गुटखा या फिर तंबाकू का अधिक सेवन करते हो, तो उससे एक रोग होता है और उस रोग का नाम आपको ध्यान रखना है। उस रोग का नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। क्या नाम है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस नाम का रोग उत्पन्न होता है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस नाम का रोग उत्पन्न होता है। और इस रोग के होने के बाद होता क्या है? ये रोग होने के बाद व्यक्ति का जो जबड़ा होता है वो ठीक से खुल नहीं पाता। जबड़ा ठीक से खुल नहीं पाता। आप ये ट्राई करके देख सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। जो व्यक्ति गुटखा खाता है उस व्यक्ति के मुंह में 2 अंगुली से ज्यादा इस प्रकार से अंगुली नहीं जाती हैं, यानी वो अपना जबड़ा इस प्रकार से फैला नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति गुटखा नहीं खाता है उस व्यक्ति के मुंह में इस प्रकार से 4 अंगुली जा सकती हैं। और आप जब, अब तो पता नहीं करते नहीं करते, लेकिन पहले किया करते थे कि जो डॉक्टर, जो मेडिकल होता है ना, मेडिकल मतलब जब हम कोई भर्ती में जाते हैं और मेडिकल हमारा होता है तो हमारे जबड़े का टेस्ट होता है, और जबड़े में क्या करते हैं? इस प्रकार से 4 अंगुली डालते हैं। इस प्रकार से अगर 4 अंगुली चल गई, 3 अंगुली चली गई अंदर, इसका मतलब वो स्वस्थ है। अगर 3 अंगुली नहीं गई तो उसको अनफिट कर देते थे पहले, लेकिन अब पता नहीं करते नहीं करते। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस नाम का रोग होता है जिसके कारण जबड़ा ठीक से खुलता नहीं है। और ये रोग किसके सेवन से होता है? गुटखा या फिर तंबाकू के सेवन से होता है। तो बाबू इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट बात करते हैं अगली। चलिए, अब मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं जो आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, कि जो तंबाकू होता है, तंबाकू से संबंधित एक अनुसंधान संस्थान है। एक तंबाकू से संबंधित अनुसंधान संस्थान है जो कहां पर स्थित है वो बात मैं आपको बताता हूं। चलिए दोस्तों, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है दोस्तों? राजमुंद्री। कहां पर? राजमुंद्री कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बाबू ध्यान रखना अच्छे से। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, यानी कहने का मतलब, केंद्र का मतलब सेंट्रल, तंबाकू का मतलब टोबैको, अनुसंधान का मतलब रिसर्च, और केंद्र का मतलब इंस्टीट्यूट। तो ध्यान रखना, CTIR कहां पर स्थित है? CTIR राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ये हमारा टॉपिक हो गया तंबाकू का टॉपिक कर लिया। कहने का मतलब विश्व में हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है कोकीन। क्या नाम है? कोकीन के बारे में चर्चा करते हैं। 2 नंबर है हमारा कोकीन। अब ये कोकीन होता क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से तंबाकू के बारे में हमने चर्चा की है उसी प्रकार से हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? कोकीन के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो कोकीन है ये कहां से प्राप्त होता है? कोकीन कहां से प्राप्त होता है? एक पौधा है दोस्तों, और उस पौधे का नाम आपको ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, उस पौधे का नाम याद रखना। उस पौधे का नाम है इरिथ्रोजाइलोन कोका। क्या नाम है? इरिथ्रोजाइलोन कोका। कहने का मतलब ध्यान रखना, इरिथ्रो, समझना इस बात को, इरिथ्रोजाइलोन, एक बार बोल के देखना मेरे पीछे, इरिथ्रोजाइलोन कोका नाम का एक पौधा है। एक क्या है? पादप है, एक प्लांट है। इस पौधे की पत्तियों से हमें क्या प्राप्त होता है बाबू? हमें प्राप्त होता है कोकीन। क्या प्राप्त होता है? कोकीन प्राप्त होता है। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता दी कि जो इरिथ्रोजाइलोन कोका नाम का जो पौधा है
उस पौधे की पत्तियों से हमें क्या प्राप्त होता है? कोकीन प्राप्त होता है। और इससे पहले मैंने आपको तंबाकू के बारे में बताया था कि जो निकोटिएना टेबेकम नाम का जो पौधा है उसकी पत्तियों से हमें तंबाकू प्राप्त होता है। और इरिथ्रोजाइलोन कोका नाम के पौधे की पत्तियों से हमें क्या प्राप्त होता है बाबू? कोकीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कोकीन प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक और बता देता हूं, ये जो कोकीन होता है, इस कोकीन की प्रकृति कैसी होती है? इस कोकीन की प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति एल्केलाइड नहीं होती, इसमें एल्केलाइड नहीं पाया जाता। तो फिर इसमें क्या पाया जाता है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है उद्दीपक प्रकृति। कैसी प्रकृति? उद्दीपक प्रकृति। उद्दीपक का मतलब होता है अचानक परिवर्तन होना, अचानक परिवर्तन होना। जैसे ही हम हमारे शरीर में इस कोकीन का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में अचानक परिवर्तन होता है। क्या होता है? अचानक परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन होते क्या हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले इस बात को समझो कि इरिथ्रोजाइलोन कोका नाम के पौधे की पत्तियों से क्या प्राप्त होता है बाबू? हमें प्राप्त होता है कोकीन। कोकीन की प्रकृति उद्दीपक प्रकृति होती है। उद्दीपक बोले तो अचानक होने वाला परिवर्तन। अचानक परिवर्तन क्या होता है? हमारे शरीर में अचानक परिवर्तन आ जाता है। अब वो परिवर्तन आता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अचानक परिवर्तन आता है भूख न लगना, नींद न आना, बेहोशी का होना, ये अचानक परिवर्तन होते हैं। जैसे ही कोकीन खा लेते हैं तुरंत व्यक्ति बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? तुरंत व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इसका मतलब ये एक प्रकार का क्या है? उद्दीपक प्रकृति का है। इसका सेवन करने से क्या होता है? इसका सेवन करने से बेहोशी आ जाती है शरीर में। क्या आ जाती है? बेहोशी आ जाती है। और उस बेहोशी की स्थिति को बोलते हैं एनेस्थेटिक। क्या बोलते हैं? एनेस्थेटिक स्थिति पैदा होना। एनेस्थेटिक स्थिति पैदा होना। अब आप बड़े व्यक्ति हो, बड़े व्यक्ति नहीं, आप बड़े स्टूडेंट हो, इसलिए आपसे ये नहीं पूछेंगे कि बेहोशी का होना किसका कारण है, ये नहीं पूछेंगे आपसे पूछेंगे एनेस्थेटिक स्थिति किसके कारण उत्पन्न होती है, एनेस्थेटिक स्थिति किसका उपयोग करने पर होती है। तो ध्यान रखना, एनेस्थेटिक का मतलब होता है बेहोशी आना। बेहोशी आना तो हमारी साधारण भाषा का शब्द है और विज्ञान की भाषा में बेहोशी आने को क्या कहा जाता है? एनेस्थेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनेस्थेटिक। तो एनेस्थेटिक की स्थिति किसके कारण उत्पन्न हो जाती है? कोकीन के सेवन से उत्पन्न हो जाती है। किसके सेवन से? कोकीन के सेवन से उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, एक और स्थिति ध्यान रखनी है, एपेटाइट सप्रेसेंट, ये भी एक स्थिति है। एपेटाइट सप्रेसेंट का मतलब होता है भूख न लगना। क्या न लगना? भूख न लगना। तो भूख न लगने की जो स्थिति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपेटाइट सप्रेसेंट बोलते हैं। और ये एपेटाइट सप्रेसेंट की स्थिति भी किससे उत्पन्न होती है? इसी कोकीन से उत्पन्न होती है, इसी कोकीन के सेवन से उत्पन्न होती है। तो इतनी बात आपको याद हो जाएंगी, उम्मीद करता हूं। अगर आपको याद हो गई है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे पता है आपको ये बात समझ में आ गई है। इससे ज़्यादा मैं इससे आगे क्या बताऊं, इससे आगे कुछ बता ही नहीं सकता, इतना ही बता सकता हूं, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। इतनी ही बात हमें कोकीन के बारे में ध्यान रखनी है। चलिए, इतना मैं आपसे दावा करता हूं कि मैं जितनी गहराई से आपको पढ़ा रहा हूं उतनी गहराई से ज़्यादा, इस गहराई से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ाएगा, और वो भी फ्री में नहीं पढ़ाएगा। हाँ, पैसे लेकर पढ़ा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ाता, मैं ये बोलता हूँ कि फ्री में मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ाता। ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, फ्री के अंदर मेरे जैसा कोई नहीं पढ़ाता। अगर दुनिया में मेरे जैसा फ्री में कोई पढ़ाता है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाने दो, क्या दिक्कत है। फ्री में शिक्षा दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, दिक्कत क्या है इसमें। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरे से अच्छा फ्री के अंदर कोई नहीं पढ़ाता। हाँ, मेरे से अच्छे पैसे लेकर तो मेरे से अच्छे बहुत पढ़ाते हैं, सब पैसे लेने वाले सभी अच्छे पढ़ाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक चैनल आपको पता होगा, वो बंदा मैथ पढ़ाता है। मैंने देखा है, मैंने उस चैनल से कई दिन जुड़ा हूं मैं चैनल से, लेकिन मैंने वहां पर पढ़ाया नहीं। वैसे उनके साथ मेरा कॉन्टेक्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो जो चैनल था वो मैथ पढ़ाता था, हाई लेवल की मैथ।
लेकिन उसने बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिया, बिल्कुल फ्री में, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट उस व्यक्ति ने दिया, लेकिन फ्री वाले कंटेंट की किसी ने क्या नहीं की, मतलब कदर नहीं की। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने सभी फ्री की वीडियो हटा के अब उन्हीं वीडियो को वापस पेड कर दिया। सच बताऊं, मैं आपको सच बताता हूं, उसके पास 700 बच्चे पेड क्लास ले लिए हैं, 700 बच्चों ने पेड क्लास ले ली है। और फीस कितनी है, 2199 रुपए। एक बच्चे की 2199 रुपए फीस कर दी है और 700 बच्चों ने एडमिशन लिया है। मेरे साथ का ही है और अच्छी मैथ पढ़ाता है वो। लेकिन उन्होंने जैसे ही फ्री की वीडियो हटाया, उसके सब्सक्राइबर थे 74,000 सब्सक्राइबर, 74,000 सब्सक्राइबर हैं। तो जब उन्होंने जैसे ही वो फ्री की वीडियो हटा के और उन्हीं वीडियो को वापस पेड में बदल के उन्होंने पेड कर दिया, तो 700 बच्चों ने उनका क्या ले लिया, पेड बैच ले लिया। और वही वीडियो है सेम के सेम, और रुपए देते हैं कितने, 2199, एक बच्चा 2199। तो ऐसा न हो जाए आपके साथ। विज्ञान में भी आपको कदर करनी होगी। आपको पेड बैच नहीं पढ़ना है, आपको फ्री में पढ़ना है। तो मेरे से आपको अच्छा सहयोग करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। रोजाना 2 मिनट आपको देनी पड़ेंगी, 2 मिनट रोजाना देनी पड़ेंगी, प्रत्येक बच्चे को 2 मिनट। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पूरी साइंस पीडीएफ प्लस थ्योरी प्लस सारे क्वेश्चन, लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको फ्री में करवाऊं, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं चाहिए तो मत करो मेरे प्यारे दोस्त, मैं बार बार बोलता हूं, नहीं चाहिए तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर जो पॉइंट है उसका नाम है धतूरा। क्या, धतूरा। आपने शायद सुना भी होगा नाम धतूरा। चलिए धतूरा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धतूरा का वानस्पतिक नाम क्या है, धतूरा का वैज्ञानिक नाम क्या है, धतूरा का रासायनिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं धतूरा की। तो धतूरा की बात करते हैं तो इसका जो वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक या फिर वैज्ञानिक या फिर रासायनिक नाम क्या है, तो इसका वानस्पतिक, वैज्ञानिक या फिर रासायनिक नाम है धतूरा। ध्यान रखना, धतूरा स्ट्रोमोनियम। क्या नाम है, धतूरा स्ट्रोमोनियम। ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। ये इसका रासायनिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका वानस्पतिक नाम है किसका, धतूरा का, धतूरा स्ट्रोमोनियम। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में एक पौधा होता है, और इसके कुल का क्या नाम है, कुल का मतलब इसके परिवार का क्या नाम है। तो दोस्तों ये सोलेनेसी कुल का पौधा है। किस परिवार का पौधा है, सोलेनेसी परिवार का पौधा है। ध्यान रखना, इसके कुल का नाम है सोलेनेसी। क्या नाम है, सोलेनेसी, इसका क्या है, कुल का नाम है। इसके अंदर दोस्तों कौन कौन से एल्केलाइड पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि इसमें कौन कौन से एल्केलाइड पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक तो है एट्रोपिन। कौन सा, एट्रोपिन। ध्यान रखना भाई, एट्रोपिन नाम का एल्केलाइड किसके अंदर पाया जाता है, धतूरा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, धतूरा में पाया जाता है। इसी प्रकार से हायोसाइमिन नाम का भी एल्केलाइड किसके अंदर पाया जाता है, इसी धतूरे में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, इसी धतूरे में पाया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। एक आता है स्कोपिलामिन की बात करते हैं। स्कोपिलामिन नाम का जो एल्केलाइड होता है वो भी किस में पाया जाता है, धतूरे में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, धतूरे में पाया जाता है। चलिए, और इसकी जो प्रकृति होती है वो जहरीली होती है। कैसी होती है, जहरीली होती है। इसकी प्रकृति जहरीली होती है, बिल्कुल जहरीली होती है। ध्यान रखना, ये बात आपको इतनी ध्यान रखनी है धतूरा के बारे में। किसके बारे में बच्चा, धतूरा के बारे में ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं सिगरेट की। सिगरेट आपने भी सुट्टा लगाया होगा सिगरेट का, तो लगाया होगा, बिल्कुल लगाया होगा, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात, लगाया है तो अच्छा काम किया भाई, आपको तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं,
हाँ हाँ, कभी कभार पी लेते हो। ओहो, बहुत अच्छी बात है भाई, पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर, बात करते हैं सिगरेट की। किसकी? सिगरेट की। चलिए सिगरेट की चर्चा करते हैं। सिगरेट में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सिगरेट के का जो धुआं होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? सिगरेट के धुएं में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सिगरेट होता है, सिगरेट के धुएं में क्या पाया जाता है? एक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, और उस हाइड्रोकार्बन का नाम है पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन का जो मेल होता है उसी को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोजन और कार्बन दोनों क्या पाए जाते हैं? साइक्लिक का मतलब इस प्रकार से वक्रीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी वक्रीय वर्ताकार रूप में पाए जाते हैं, वक्रीय रूप में पाए जाते हैं। और पोली का मतलब ये अधिक होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन इस प्रकार से सक्रिय रूप में मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं? पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर देते हैं। और यही क्या पाया जाता है? ये सिगरेट के धुएं में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? सिगरेट के धुएं में पाया जाता है। और दोस्तों ये किसका कारण होता है? ये जो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है ये कैंसर का कारण होता है। किसका कारण होता है? कैंसर का कारण है। ये कैंसर का कारण होता है। इसके द्वारा क्या होती है? कैंसर होती है। बच्चा ध्यान रखना, कैंसर। चलिए इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। किसके बारे में? सिगरेट के बारे में। इतनी सी बात ध्यान रखनी थी बस, सिगरेट के बारे में। चलिए अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर आपने वो नहीं पढ़ाई, वो मतलब मदिरा के बारे में। किसके बारे में? मदिरा के बारे में नहीं पढ़ाया। मदिरा बोले तो शराब के बारे में नहीं पढ़ाया, वो भी तो एक प्रकार का आविष है। चलिए उसके बारे में पढ़ लीजिए। बात करते हैं एल्कोहल के बारे में। किसके बारे में? एल्कोहल या फिर मदिरा के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए टॉपिक का क्या नाम है? मदिरा। नेक्स्ट है मदिरा। किसकी चर्चा करेंगे? मदिरा की चर्चा करेंगे। चलिए मदिरा के बारे में मैं आपको बता देता हूं। मदिरा क्या होती है? सबसे पहले जो मदिरा होती है, जो शराब होती है, जो मदिरा होती है, उस मदिरा का पदार्थ कौन सा होता है? यानी कहने का मतलब मदिरा का स्रोत क्या होता है? मदिरा का स्रोत क्या होता है? यानी कहने का मतलब मदिरा के अंदर क्या पाया जाता है बच्चा? मदिरा के अंदर पाया जाता है एथिलीन ग्लाइकोन। क्या पाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोन। या फिर ये बात समझ सकते हो आप, एथेनॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एथेनॉल पाया जाता है। एथेनॉल, ध्यान रखना, क्या पाया जाता है? एथेनॉल पाया जाता है ना, एथेनॉल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मदिरा का स्रोत क्या होता है? तो मदिरा का स्रोत होता है एथेनॉल। और एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C2H5OH, है ना। C2H5OH सभी प्रकार की मदिराओं का क्या होता है? स्रोत होता है बाबू। क्या होता है? स्रोत होता है। अब मैं आपको बता दूं, इस मदिरा का अधिक सेवन करने से क्या होता है? मदिरा का अधिक सेवन करने से लीवर सिरोसिस या फिर लीवर फाइब्रोसिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? लीवर सिरोसिस या फिर लीवर फाइब्रोसिस रोग होता है। और इस रोग में होता क्या है दोस्तों? इस रोग में लीवर डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। और व्यक्ति के अंदर लीवर नहीं बचेगी तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। बच्चा ध्यान रखना है आपको अच्छे से। लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस किसकी वजह से? मदिरा का सेवन करने से, मदिरा के अधिक सेवन करने से लीवर सिरोसिस रोग हो जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए क्या बात है, बहुत अच्छा। आगे बात करते हैं भाई, ये बात मदिरा की हो गई। अब बात करते हैं कुछ दर्द निवारक औषधियों की। कुछ दर्द निवारक औषधियां होती हैं, उनका उपयोग भी आविष के रूप में होता है। कहने का मतलब उनका उपयोग भी किसके रूप में होता है? उनका उपयोग भी नशे के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बच्चा? नशे के रूप में होता है। किसके रूप में? नशे के रूप में। तो सबसे पहले बात करते हैं 6 नंबर दर्द निवारक औषधियों की। दर्द निवारक
औषधियाँ। अब ये दर्द निवारक औषधियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है अफीम का। किसका? अफीम का नाम आता है। अफीम 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 का। अब अफीम की बात करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि अफीम हमें कहाँ से प्राप्त होता है। सबसे पहले बात आती है अफीम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, अफीम हमें किस पौधे से प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अफीम हमें कहाँ से प्राप्त होता है। अफीम हमें प्राप्त होता है एक पेपेवरिन। पेपेवरिन नाम का क्या होता है, पेपेवरिन नाम का एक परिवार होता है। किस नाम का? पेपेवरिन नाम का। चलिए बात करते हैं अफीम की। एक कुल है, कुल का मतलब परिवार, जिसका नाम है पेपेवरिन। पेपेवरिन या फिर पेपेवरिन या फिर पेपेवरस। क्या नाम है? पेपेवरस भी बोलते हैं इसको, पेपेवरेसी, पेपेवरेसी या फिर पेपेवरिन, पेपेवरेसी भी बोलते हैं। और इसको पोप्पी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोप्पी। चलिए कितना सुंदर नाम है, पोप्पी। आहा बहुत जबरदस्त। पेपेवरिन, पेपेवरेसी या फिर पोप्पी, तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक ही बात है, पेपेवरिन, पेपेवरेसी या फिर पोप्पी, ये एक कुल का नाम है और इस कुल का पौधा है, इस कुल का एक पादप है, इस कुल का पादप है। उस पादप का नाम भी आपको ध्यान रखना है। उस कुल के पादप का नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है? पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। चलिए आपको शायद कंफ्यूजन हो गया होगा, समझ लीजिए। अफीम हमें कहाँ से प्राप्त होता है उसकी बात कर रहे हैं। एक दोस्तों परिवार है, पौधों का परिवार, जिसका नाम है पेपेवरिन, पेपेवरेसी या फिर पोप्पी। इस परिवार के पौधे का नाम है, इस परिवार के पौधे का नाम है, इस परिवार में एक पौधा आता है, उस पौधे का नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। इस पेपेवर सोमनीफेरम नाम के पौधे का जो कच्चा फल होता है, कच्चा फल क्या होता है इसका? कच्चा फल। इसके एक फल लगता है और उस फल की जब कच्ची अवस्था होती है, जब वो अध पका होता है, यानी जब वो कच्चा होता है, तो उसको बोलते हैं, उस कच्चे फल को बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल बोले तो उसको डोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोडा बोलते हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। पेपेवर सोमनीफेरम नाम के पौधे का जो कच्चा फल होता है उसको बोलते हैं कैप्सूल, यानी डोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोडा बोलते हैं। और दोस्तों जब इस कैप्सूल या फिर डोडा को काटा जाता है, जब इसको काटा जाता है, क्या किया जाता है? इसको काटा जाता है, इसकी चीर फाड़ की जाती है। तो इसकी चीर फाड़ करने पर इसमें से एक दूध निकलता है। क्या निकलता है? दूध निकलता है बच्चा। किसमें से? इस कैप्सूल को काटने पर दूध निकलता है। और वो दूध सूखने के बाद, वो दूध सूखने के बाद, वो दूध सूखने के बाद काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला हो जाता है। और उसी काले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अफीम बोलते हैं। उसी काले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अफीम बोलते हैं। देखिए डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया है। कुल का नाम है, परिवार का नाम है पेपेवरिन, पेपेवरेसी या फिर पोप्पी। इस परिवार के एक पौधे का नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम पौधे का जो कच्चा फल होता है, उस कच्चे फल को बोलते हैं कैप्सूल या फिर डोडा। क्या बोलते हैं? कैप्सूल या फिर डोडा बोलते हैं। और जब इस कैप्सूल या डोडा को काटा जाता है तो उसमें से एक दूध निकलता है। और उस दूध का नाम क्या है? उस दूध को बोलते हैं बच्चा लेटेक्स। क्या बोलते हैं? लेटेक्स। लेटेक्स क्या बोलते हैं? लेटेक्स बोलते हैं। ध्यान रखना, उस कच्चे फल के दूध को, यानी उस कैप्सूल के दूध को क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है। और जब ये लेटेक्स सूखता है, जब ये लेटेक्स यानी सूखता है, तो सूखने के बाद ये काला हो जाता है। और उसी काले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अफीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? अफीम बोलते हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अफीम किस रंग का होता है? अफीम काले रंग का होता है। किस रंग का होता है बच्चा? काले रंग का होता है बाबू, ध्यान रखना, काले रंग का। इसीलिए अफीम को मैं आपको यहां पर स्टार लगा के बता रहा हूं। इसीलिए अफीम को काला सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना।
अफीम को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि काले रंग का होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना, सफेद सोना किसे कहा जाता है? काला सोना और किसको कहा जाता है? काला सोना अफीम को कहा जाता है। अफीम के साथ साथ कोयले को भी काला सोना कहा जाता है। किसको? कोयले को भी काला सोना कहा जाता है। काला सोना अफीम को भी कहा जाता है। सफेद सोना किसको कहा जाता है? रुई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रुई को। सफेद सोना रुई को कहा जाता है। और दोस्तों, बात आती है हैरा सोना। हैरा सोना किसको कहा जाता है? हैरा सोना कहा जाता है चाय को। किसको? चाय को क्या कहा जाता है? हैरा सोना कहा जाता है। बात आती है दोस्तों किसकी? द्रव सोना की। द्रव सोना किसको कहा जाता है? द्रव सोना कहा जाता है पेट्रोल को। किसको? पेट्रोल को। पेट्रोल को द्रव सोना कहा जाता है। हैरा सोना किसको कहा जाता है? चाय को कहा जाता है। सफेद सोना रुई को कहा जाता है। अफीम को काला सोना कहा जाता है और कोयले को भी काला सोना कहा जाता है। और एक बात और ध्यान रखनी है, आदिवासियों का हैरा सोना ध्यान रखनी है। चलिए, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, आदिवासियों का हैरा सोना, आदिवासियों का हैरा सोना किसको कहा जाता है? आदिवासियों का हैरा सोना कहा जाता है किसको? हरे बांस को। किसको? हरे बांस को। हरे बांस को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का हैरा सोना कहा जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी। किसके बारे में? अफीम वाले टॉपिक के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी अफीम के बारे में। चलिए, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। आपने वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा। लाइक बहुत कम आते हैं दोस्त, कमेंट भी बहुत कम आते हैं। पता नहीं कमेंट क्यों नहीं करते। कमेंट करने में कौन सा आपके दर्द होता है, पता नहीं क्यों नहीं करते कमेंट कर दिया करो यार, सभी के सभी। और एक बार शेयर भी कर दिया करो। इतनी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर भी आप शेयर नहीं करते। देखो कितनी जालिम बात कर रखी है आपने, है ना। शेयर कर दिया करो भाई अपने दोस्तों तक। ऐसी बात नहीं बनने वाली। बात तभी बनेगी जब आप मेरा सहयोग करोगे और मैं आपका सहयोग करूंगा, तभी बात बनेगी। स्वार्थ किसका? दोनों में से किसी का भी नहीं होना चाहिए। स्वार्थ आपका भी नहीं होना चाहिए, स्वार्थ मेरा भी नहीं होना चाहिए, और स्वार्थ आपका भी होना चाहिए और स्वार्थ मेरा भी होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं मैंने क्या बोल दिया। मैंने बहुत सही बोला है। स्वार्थ होना भी चाहिए, स्वार्थ नहीं भी होना चाहिए। स्वार्थ ये है कि वीडियो को शेयर कर दो। स्वार्थ ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, बस पढ़ो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं दर्दनाशक औषधियों के बारे में ही, दर्द निवारक औषधियों के बारे में ही। वैसे मैं अफीम के बारे में बता दूं, अफीम हमारी दर्द में काम आता है। जब हमारे दर्द होता है कहीं तो अफीम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अफीम का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से एक आपको और ध्यान रखना है, स्मेक, हीरोइन या फिर सफेद पाउडर के बारे में। बी ऑप्शन, इसका बी पार्ट, पहला पार्ट इसका अफीम हो गया, दूसरा पार्ट है स्मेक, हीरोइन या फिर सफेद पाउडर या फिर इसी को कहा जाता है ब्राउन शुगर। क्या कहा जाता है? ब्राउन शुगर कहा जाता है। इसी को हम बोलते हैं ब्राउन शुगर। क्या बोलते हैं? ब्राउन शुगर बोलते हैं बाबू, ध्यान रखना। तो ये है क्या? क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम याद रखना है बाबू। इसका रासायनिक नाम है आप सभी का डाई एसिटिल मोर्फिन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। डाई एसिटिल मोर्फिन स्मेक, हीरोइन, सफेद पाउडर या फिर ब्राउन शुगर का रासायनिक नाम है। क्या है? रासायनिक नाम है। और दोस्तों, इसका सेवन करने पर, इस स्मेक का सेवन करने पर, इसके सेवन से क्या होता है? इसके सेवन से बंध्यता का मतलब बांझपन की स्थिति आ जाती है। बांझपन उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? बांझपन उत्पन्न हो जाता है। जो मनुष्य, जो व्यक्ति, जो पुरुष इस स्मेक का उपयोग करता है, इस हीरोइन का उपयोग करता है,
तो उस व्यक्ति के बांझपन की स्थिति आ जाती है। वो व्यक्ति कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको पूरी टीम खड़ी करनी है, आपको पूरी टीम खड़ी करनी है। आपको इसलिए क्या नहीं करना है, कभी भी इस स्मेक या फिर हीरोइन का उपयोग नहीं करना है। अगर आपको पूरी टीम बनानी है तो आपको इसका उपयोग नहीं करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत वाले लोग जो होते हैं वो इसी काम में ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इसी काम में ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। दोस्तों जहां पर जाते हैं वहीं पर अपना नाम और निशान छोड़ के आते हैं, जहां पर जाते हैं वहां पर अपना नाम और निशान छोड़ के आते हैं। बात करें कनाडा की, तो कनाडा में भारत ही भारत हो गया, यहां से गए नहीं है ज़्यादातर, वहां उत्पन्न हो गए। कोई स्टार्टिंग में गए थे और वहां पर उन्होंने शादी वगैरह कर ली और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इस प्रकार की स्थिति आती है, लॉकडाउन जैसी स्थिति, उसमें यही काम करते हैं और कोई काम ही नहीं है भारत वालों के पास, है ना। अब देख लेना लॉकडाउन 1 महीने 1.5 महीने का लॉकडाउन हुआ है, अब देख लेना कितना आंकड़ा बढ़ के आएगा जनसंख्या का। तो जनसंख्या उत्पन्न करने में तो भारत का 1 नंबर काम है ना। तो बांझपन की स्थिति तो भारत वालों में कम उत्पन्न होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये काम उपयोग नहीं करना है इसका, क्योंकि इसमें बांझपन की स्थिति उत्पन्न होती है। वो बात थोड़ी मजाक की थी, आपको ध्यान रखना है बांझपन की स्थिति के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं स्मेक या हीरोइन के बारे में। स्मेक या हीरोइन के बारे में बात करें तो ये जो स्मेक या जो हीरोइन होता है ये हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। इसलिए इसकी क्या पड़ जाती है, इसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए इसकी आदत पड़ जाती है, इसकी क्या पड़ जाती है? आदत पड़ जाती है। और इसको बोलते हैं ड्रग एडिक्शन रोग। क्या बोलते हैं? ड्रग एडिक्शन रोग बोलते हैं, ड्रग एडिक्शन रोग बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई? इसकी आदत पड़ जाती है, किसकी? हीरोइन की। हीरोइन हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को जब ड्रग नहीं मिलती है, ये हीरोइन नहीं मिलती है, तो वो कंपाने लगता है। क्या करने लगता है? कंपाने लगता है, कंपी उठ जाती है, मतलब उसको आदत पड़ जाती है। और आदत पड़ने की स्थिति को ही हम क्या बोलते हैं? ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? ड्रग एडिक्शन बोलते हैं। ध्यान रखना है आपको, ड्रग एडिक्शन। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है स्नेक या फिर हीरोइन के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो आप अब पढ़ने वाले हैं अगले पॉइंट के बारे में। चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट है दोस्तों 7 नंबर। 6 नंबर हो गया ना, 6 नंबर हो गया। अब बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर टॉपिक हमारा कौन सा टॉपिक? विभ्रंशकारी औषधियां। विभ्रंशकारी औषधियां समझना, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, है बात छोटी सी लेकिन आपको मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट। विभ्रंशकारी औषधियां, विभ्रंशकारी औषधियां कौन कौन सी विभ्रंशकारी औषधियां होती हैं? कौन कौन सी नहीं, एक ही होती है, एक ही। अब ये विभ्रंशकारी औषधि होती क्या है? यानी ऐसी औषधि जो हमें काल्पनिक दुनिया में लेके जाती है। ऐसी औषधि जो हमें काल्पनिक दुनिया में ले जाती है, जो हमें काल्पनिक दुनिया में ले जाती है, काल्पनिक दुनिया में ले जाती है, उस औषधि को हम क्या बोलते हैं? उस औषधि को बोलते हैं विभ्रंशकारी औषधि। क्या बोलते हैं बच्चा? विभ्रंशकारी औषधि बोलते हैं। ध्यान रखना। अब कैसे? जैसे ये उपयोग कहाँ ली जाती है? ये उपयोग कौन लेता है? जो व्यक्ति प्यार में धोखा खा जाता है, जिस व्यक्ति के प्यारे की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो पिता हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो कोई हो, है ना, XYZ कोई भी हो, जिसका ज़्यादा प्यारा होता है और वो इस दुनिया से चला जाता है, तो उस व्यक्ति के एक सदमा लगता है। क्या लगता है? सदमा लगता है। और उस सदमे से वो उभर नहीं पाता, तो वो फिर क्या करने लगता है? इस विभ्रंशकारी औषधियों का उपयोग करने लगता है। इस विभ्रंशकारी औषधि का उपयोग करने लगता है और उस व्यक्ति को फिर ये नहीं पता चलता कि भी तेरा अपना तुझे छोड़ के गया है। फिर उस व्यक्ति को इसका पता नहीं लगता कि तेरा अपना कोई तेरे को छोड़ के गया है। वो काल्पनिक दुनिया में चला जाता है और उसको ये लगता है कि मेरे सभी अपने हैं, मेरा कोई नहीं मरा है, मेरा कोई नहीं छोड़ गया है, सभी के सभी यही हैं।
ये काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि विभ्रंशकारी औषधि किस कवक से प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। विभ्रंशकारी औषधि किस कवक से प्राप्त होती है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो किस कवक से प्राप्त होती है, उस कवक का नाम है क्लेविसेप्स। क्या नाम है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्या नाम है? क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स। चलिए, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, परप्यूरिया ये एक कवक का नाम है भाई, ये एक कवक का नाम है। उस कवक से हमें क्या प्राप्त होती है? विभ्रंशकारी औषधि प्राप्त होती है। और उस विभ्रंशकारी औषधि का नाम जो इस क्लेविसेप्स परप्यूरिया से जो प्राप्त होती है, उस औषधि का क्या नाम है? उस औषधि का नाम रखा गया है LSD। क्या नाम रखा गया है? LSD नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? LSD नाम रखा गया है। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि ऐसी औषधि जो हमें काल्पनिक दुनिया में ले जाती है बाबू, उसको बोलते हैं विभ्रंशकारी औषधि। और विभ्रंशकारी औषधि हमें कहां से प्राप्त होती है, किस कवक से प्राप्त होती है? उस कवक का नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। और इस क्लेविसेप्स परप्यूरिया से जो औषधि प्राप्त होती है उसको क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है LSD। LSD का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। LSD का फुल फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड डाई एमाइड। क्या है? डाई एथिल एमाइड, डाई एथिल एमाइड, डाई एथिल एमाइड यानी लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड, ये इस LSD की फुल फॉर्म होती है। लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड ये औषधि का नाम है जो इस विभ्रंशकारी औषधि के रूप में काम करती है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी विभ्रंशकारी के बारे में। याद हो गए होंगे? बिल्कुल हो गए साहब, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक एक लाइन का और रह गया है, वो और बता देता हूं, फिर ये टॉपिक आविस वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये आविस वाला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कोई नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, फिर हम किसी नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं भांग, चरस, गांजा, हशीश के बारे में। भांग 8 नंबर है, भांग, चरस, चरस, गांजा, गांजा व हशीश, वह हशीश ये भी एक प्रकार की दोस्तों सेवन करने वाली औषधि होती हैं जो एक आविष के रूप में काम करती हैं। भांग पीने पर नशा होता है, गांजा पीने पर भी नशा होता है, हशीश पीने पर भी नशा होता है, चरस पीने पर भी क्या होता है? नशा होता है। तो ये सभी नशीले पदार्थ होते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये किस पौधे से प्राप्त होते हैं? जितना ही क्वेश्चन पूछते हैं, भांग, चरस, गांजा या फिर हशीश किस पौधे से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों ये किस पौधे से प्राप्त होते हैं? हेम्प नाम के पौधे से, हेम्प नामक पौधे से। किससे प्राप्त होते हैं? हेम्प नामक पौधे से। हेम्प नामक पौधे से भांग, चरस, गांजा और हशीश प्राप्त होते हैं। और हेम्प नामक पौधे का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा सकता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम ध्यान रखना है बाबू, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कैनाबिस सटाइवा। क्या नाम है? कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस स्टाइवा। ध्यान रखना, ये इसका रासायनिक नाम है हेम्प नाम के पौधे का। और हेम्प नाम के पौधे से हमें क्या प्राप्त होता है? भांग, चरस, गांजा और हशीश प्राप्त होता है। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक आविष वाला। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हाँ, बीच में आज मैंने मजाक करने की कोशिश की है। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि कभी कभी हो जाता है दोस्त। इंसान मैं भी हूँ, इंसान आप हो, सभी इंसान हैं। और इंसान से कभी हो भी जाता है, मजाक करनी भी पड़ जाती है ना। तो उसका बुरा मत मानना। बहुत सारे बच्चे हैं जो बुरा मान जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा मानते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को जो अच्छा लगा, मेरे को जो बोलना था वो मैंने बोला है। अगर आपको बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहूँगा। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने बड़े भाई का सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। सारा काम आपको करना है। फिर मैं मेरा काम करूँगा, आप अपना काम करो।
ठीक है, मेरा काम पढ़ाने का है, आपका काम पढ़ने का है, लाइक करने का है, शेयर करने का है, सब्सक्राइब करने का है, बच्चों को जोड़ने का आपका काम है, पढ़ाने का काम मेरा है। पूरी साइंस आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। मैं बार बार बोलता हूं फ्री में पढ़ाऊंगा, तभी पढ़ाऊंगा जब आपका सपोर्ट रहेगा। आपके सपोर्ट बिना कुछ भी नहीं कर सकता मैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।